आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगर किसी टॉपिक के पढ़ाई के रोज या किसी दिन अगर कोई घटना घटी हो, अगर वो दिन दोबारा आता है तो आपको वो बातें याद आ जाएगी। वो ब्रेन के सेल्स में वो प्रिंट बन जाता है, छप जाता है। जब जब भी मैं फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाता हूं, जब जब भी फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाता हूं, पटना में जब हम पढ़ते थे तो उस क्लास का, उस कोचिंग सेंटर का वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है कि कैसे मैंने बेंच उठाकर उस बच्चों को मारा था। बच्चा ही नहीं, वो तो मेरा दोस्त, क्लासमेट था। बच्चा कैसे कहेंगे, क्लासमेट था। कैसे उस क्लासमेट को मैंने मारा था और पूरे क्लास में हंगामा कैसे खड़ा हो गया था। वो आज भी दृश्य, वो सीन आज भी ख्याल आता है जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं। कहानी क्या है कि हम गांव देहात के बच्चे थे, हम गांव देहात से थे। हमारी कपड़ा अच्छा नहीं, कपड़े अच्छे नहीं, स्लीपर पैर में होता और साधारण सा पैजामा और एक शर्ट पहनकर हम जाते पढ़ने के लिए। हालांकि क्लास में अच्छा थे पढ़ने में, इसके बावजूद भी मेरी तुंजय नाम का एक लड़का, जो इंस्पेक्टर का बेटा, वो हमारी वेशभूषा देख करके वो कहता कि ये देहाती गवार बच्चा है, और जहां हम जिस बेंच पर बैठते उस बेंच से वो हटा देता, रोज हटाता। हम आगे बैठते, कहता तू यहां से उठ, दूसरे जगह बैठ। हम चले जाते, हम सोचते क्या जाए रगड़ा करने, और वो बाइक से उस जमाने में पढ़ने के लिए सेंटर पर आता था और रोज चश्मा बदलता था, रोज जींस बदलता था, रोज टी शर्ट बदलता था, रोज उसका जूता बदलता था। यानी 4-5 जोड़ी जूता था। न जाने कि कितना जीन्स और शर्ट था और न जाने कि कितना एस्पेक्ट चश्मा था। पढ़ने लिखने में तो गोबर था, लेकिन क्लास में आता तो रोज चेंज होकर के आता। और हम मात्र 2 शर्ट और 2 पैजामा था, तो हम वही पहन करके जाते, और एक स्लीपर चप्पल था। वो गांव देहात का समझ करके, बेवकूफ समझ करके हमें जो है ना, जहां पर बैठे होते वहां से उठा देता। एक रोज हमने निर्णय लिया कि आज इस बंदे को सबक सिखा देना है। अगर आज कहा कि तुम उठो तो इसको उठा करके पटक देंगे। और हमने ऐसा किया, माइंड ही बना करके गए थे, और हम उस बंदे को जो ही कहा कि तुम उठ करके दूसरे जगह बैठो, मैंने कॉलर पकड़कर उठा करके पटक दिया और उसके छाती पर बैठ गए और जम करके पीटे। बाद में उस क्लास का जो डेस्क था उसको उठा करके घुमाने लगे, क्योंकि मैं गांव देहात का कुश्ती लड़ा हुआ बंदा, मजबूत, खेतों में काम किया, ईंटा चिमनी भट्टी में काम किया हुआ बंदा, बहुत मजबूत था। धूपों से लड़ने की क्षमता थी, खेतों में काम किए थे, धान का बोझा ढोए थे, इसलिए हम मजबूत थे। और गांव में हम भैंस का दूध पिए थे, इसलिए हम मजबूत थे। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आज तो मैं वीक हूं, लेकिन जब हम पटना में पढ़ा करते थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, बहुत काफी मोटे तगड़े थे, कुश्ती लड़ते थे, मजबूत थे। और तब उस बंदे को हमने कहा था कि बारूद की ढेर पर बैठ करके हम किताब को उठा करके पढ़ते हैं, और हम उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं जो धूप में, जो खेतों में बनी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है,
जिस पुस्तकालय की बुनियाद पसीना पर टिकी हुई है, उस पसीना पर टिकी हुई लाइब्रेरी में बैठकर मैं किताबों का अध्ययन करता हूँ, और तुम डब्बे का दूध पी करके आए हो और एसी में रहते हो, इसलिए तुम हमसे नहीं लड़ सकते, और जम कर हमने पीटा था। बाद में चल करके डायरेक्टर आए और फिर तालमेल बैठी, फिर सारे चीज़ कहा गया, फिर उस लड़के को कहा गया कि तुम बार बार इंसल्ट क्यों करते हो। मैंने कहा कि बार बार इंसल्ट हम झेल रहे थे, हमें गांव देहात का बेवकूफ़ आदमी समझ करके कपड़े अच्छा नहीं पहनते, इसका मतलब क्या हुआ है। और उस समय हम पटना में पेपर बेचा करते थे तो बातें ऐसी हैं। तो इसके बाद फर्स्ट क्लास जो है ना इसी फिजिक्स का इसी टॉपिक का हुआ, इसलिए आज वो डायलॉग मुझे ख्याल आया कि जो बात हम उस समय बोले थे कि बारूद की ढेर पर बने पुस्तकालय में हम पढ़ा करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसीलिए आज ये टॉपिक पढ़ाने से पहले हम ये डायलॉग देना आपको उचित समझा। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन। ये सेकेंड एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडिंग क्या है मैं लिख देता हूं, हालांकि पहले लिख करके रखना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, अब मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। अब धीरे से बोलूंगा, समझा कर बोलूंगा, और आप गर्दन नहीं हिलाएंगे, हमसे बातचीत करेंगे। एनसीईआरटी किताब उल्टा लीजिए, एनसीईआरटी किताब उल्टाइए, वर्डिंग मस्ट बी राइट। थोड़ा इधर का भी लाइट जला देता हूं यार। हाँ, मेरा खाना बन रहा है, हमारी सर्वेंट आई हुई है खाना बनाने के लिए, तो थोड़ा सा करछुल उछुल का ताम धाम होगा ही, ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा भाई। और शुक्र मानिए कि लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है, नहीं तो लाउड स्पीकर का भी कमाल रहता है। आइए, सेकेंड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। आप इसका पहले हेडिंग लिखिए, क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशंस। कहाँ गया भाई डस्टर मेरा? हाँ, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। एक क्वेश्चन मार्क नहीं देना चाहिए, तो हेडिंग है भाई राइट। हम आपके बुक में हेडिंग है डिड्यूसिंग रिलेशन, संबंध अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस हेडिंग से आप घबरा जाएंगे। ये हेडिंग से घबराना नहीं है, ये बात आप पढ़ करके आए हुए हैं। एनसीईआरटी किताब उल्टाइए। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो एक फार्मूला तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है? फार्मूला तैयार हो। ये फार्मूला है क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को टाई अप किया हुआ है, बांध दिया है। लाइक आपने ये फार्मूला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये आप पढ़ करके आए होंगे। हम 9th क्लास का ही एग्जाम्पल क्यों देते हैं, 8th क्लास का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि लोअर क्लास को आप रीड करके आए हैं, पढ़ करके आए हैं राइट। जब आप लोअर क्लास को पढ़ करके आए हैं, रीड करके आए हैं, उसी बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, समझा रहा हूं। तो अब आप समझिए
इक्वेशन में, इस फार्मूला में हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इस फार्मूला में आपको कितना फिजिकल क्वांटिटीज दिख रहा है, कितने, इस बात को समझना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप क्या देखेंगे, एस, दिस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस है, क्लियर, एंड हियर यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, और आप स्पीड भी कह सकते हैं, यू कैन से, हाँ, डिस्टेंस के बदले आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट, बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, बट दोनों के लिए एक फार्मूला क्या है, अप्लीकेबल है, राइट। अब नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, टी, दिस स्टैंड फॉर व्हाट, टाइम, टाइम, एंड अदर इज व्हाट, ए, दिस इज व्हाट, एक्सीलरेशन, क्या पढ़ेंगे इसको, एक्सीलरेशन, there are 1 distance, 2 initial speed, 3 time and 4 acceleration. There are 4 different physical quantities. There are 4 different physical quantities. ये 4 physical quantities हैं जिनको मिला करके, जिनको रिलेशन बना करके, क्या कहा, रिलेशन अमंग, अमंग का मोर देन 2, 2 रहे तो इन बिटवीन 2, मोर देन 2 अमंग यूज करेंगे, अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपने एस, राइट, टी, यू, ए, देयर आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इन 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपने एक रिलेशन बनाया, एक संबंध बनाया, और आपने एक फार्मूला जनरेट कर दिया, तैयार कर दिया, जिसका नाम क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। क्या हेडिंग आपको समझ में आया? बस हेडिंग समझ गए, बातें बन गई। टाइटल से सारी बातें पकड़ में आ जाती है कि क्या है। कोई भी नोवेल लिखा गया हो, कोई भी काव्य लिखा गया हो, कोई महाकाव्य लिखा गया हो, कोई किताबें लिखी गई हो, कोई चैप्टर लिखी गई हो, चैप्टर के अंदर टॉपिक लिखी गई हो, यानी उसका हेडिंग, उसका टाइटल उसके अंदर की बात को बतला देता है। तो अभी हमने आपको इस हेडिंग के बारे में बतलाया कि डिड्यूसिंग का मतलब डिराइव करना, और आपने इस इक्वेशन का डेरिवेशन 9th क्लास में पढ़ा है। यू हैव लर्न, आप पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से। ज्यादातर टीचर ग्राफिकल मेथड से पढ़ाता है, लेकिन मैं दोनों मेथड से पढ़ाता हूं। और जब 11th क्लास में चलेंगे तो इसका कैलकुलस मेथड से भी जानना है, पढ़ाना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग? डिराइव करना, प्रूफ करना। और ये प्रूफ आप किए हुए हैं,
तो ये जो प्रूफ आप ग्राफिकल मेथड से किए हैं या ये प्रूफ आपने मैथमेटिकल मेथड से किए हैं, थर्ड चैप्टर फिजिक्स में 11th क्लास में जो हम कैलकुलस मेथड से कराएंगे, बात को गहराई से विचार कीजिए। तो ये सारे मेथड से होने के बावजूद भी डायमेंशनल एनालिसिस खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई मैं भी डेरिवेशन कर सकता हूं। डायमेंशनल एनालिसिस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बतलाता है, कहता है कि मैं भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में मैं भी एक संबंध, एक रिलेशन कायम करने की क्षमता रखता हूं। कौन बोलता है? डायमेंशनल एनालिसिस। इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकेंड एप्लीकेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको हमें पढ़ना है। डायमेंशनल एनालिसिस जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको पढ़ना है। वर्डिंग तो आप कीजिए ही, हम वर्डिंग करें या नहीं करें, लेकिन वर्डिंग तो आप कीजिए ही, पढ़िए। खैर थोड़ी सी बात है, मैं पढ़ करके सुना देता हूं। और इसमें एक एग्जाम्पल है 2.17, इसको एग्जाम्पल नहीं थ्योरी मान करके चलिए। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस कितना भी चिल्लाकर कहे कि मैं भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बना सकता हूं, तो ये संभव नहीं है। सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डायमेंशनल एनालिसिस ये रिलेशन बनाकर एक फार्मूला तैयार नहीं कर सकता है। कुछ है आपके किताब में दी गई है, आपके बुक में दी गई है, उसको मुझे पढ़ाना है और इसके बावजूद भी 2-4 और बातें की चर्चा करनी है। तो आइए हम एग्जाम्पल 2.17 से बातों को समझें। इसको मैं मिटा देता हूं, हेडिंग का मतलब मैंने समझाया है। अब आप एग्जाम्पल से बातों को समझिए। डेरिवेशन का मतलब यह होता है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें क्वेश्चंस में दी रहेगी। अब आप एग्जाम्पल 2.17 जो आपके बुक में, सीधा एग्जाम्पल पर हम आते हैं और डेरिवेशन करें। फिर सवाल आप करेंगे कि सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो आपने लिखा उसी को आप डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायमेंशनल एनालिसिस से आप रिलेशन तैयार नहीं कर सकते। कुछ हद तक है, बहुत हद तक ये है जो करता है, लेकिन सारे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में नहीं कर पाता है। इसलिए मैं वो हेडिंग का मतलब समझाने के लिए 9th क्लास के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने चर्चा किया। अब कई बच्चे ये सोचेगा कि भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर बोल रहे हैं, ये होता क्या है? बीमारी है, 11th में आ गया, 9th की जानकारी नहीं है, तो वो तो चिल्लाएगा ही रोड पर बच्चा। और पढ़ना पढ़ाना इतना आसान काम होता तो भाई सभी लोग, जो बहुत सारे लोग हैं पटरी पर जो सब्जी बेचते हैं, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन गए होते। समझना और समझाना बहुत ही कठिन काम है। दिस इज द हार्डेस्ट जॉब।
आइए एग्जाम्पल 2.17 पर हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल 2.17 एनसीईआरटी बुक की है भाई, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का है। पंखा का वॉल्यूम मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। थोड़ा सा कम कर दिए हैं क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा था। स्टैंड फैन जो है बहुत काफी चिल्ला रहा था, थोड़ा कम कर दिए हैं। आइए कंसिडर, रीड कीजिए भाई। एग्जाम्पल 2.17 क्या है? कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जानते हैं, 7th क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता है पेंडुलम भाई? एक आपका सीलिंग होता है, एक छत है भाई, रूफ, घर का छत समझिए, सीलिंग, बातें समझिए। हाँ, घर का छत सीलिंग, राइट, ये समझिए। और एक रोप ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, राइट, ये आप घरों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इस रोप से क्या कीजिए, एक आप फुटबॉल कायम कर दीजिए भाई। हमने सॉलिड बना दिया। टोटल ये सिस्टम सिंपल पेंडुलम बन गया। क्या बन गया? सिंपल पेंडुलम। तो जो ही ये कहा सिंपल पेंडुलम, आपके दिमाग में बात आइडिया आ जानी चाहिए कि भाई एक सीलिंग होगा, एक रोप होगा, रस्सी होगा, वो बॉल। हाँ, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, सॉरी बॉल कहा गया, ये क्या है? फुटबॉल मास, स्फेरिकल कोई होना चाहिए। ये है बॉल, बॉल, राइट। इसको आप रोप कहिए, आरोपी रोप। इसको सीलिंग बोलिए, CILING, सीलिंग है, छत है। और इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी वहां से वो लटका हुआ है, ठीक, राइट। स्पेस नहीं है, बात समझ जाएंगे। या लिख दो, दिस इज, यहां पर आप लिख लीजिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। PT लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन, राइट। सारी बात समझ में आ गई। तो ये होल सिस्टम है, राइट। इसको पेंडुलम कहें, राइट। तो कहा कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग लिखा है, मैंने रोप लिखा, भाई कंफ्यूज नहीं होना। चलो भाई स्ट्रिंग ही कर देता हूं, ए स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग कर दिया, रोप लिखो या स्ट्रिंग करो, कोई बात नहीं। हाँ, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगता है और ये ऑसिलेट होता है। ऑसिलेट होगा तो क्या होगा? ये इधर 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 जाएगा ना, कभी यहां आएगा, राइट, कभी ये इधर जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर बना दिया बॉब, ध्यान देना भाई, इधर से खाली इधर लिख दिए हैं, इधर इधर, इसको मारेंगे तो ऑसिलेट करेगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं रहे तो मारेंगे तो भाग जाएगा बहुत दूर। इसको सेकेंड वॉल्यूम जो फिजिक्स का है उसमें डेरिवेशन है। सिंपल पेंडुलम पूरा पढ़ना है, टाइम पीरियड को वहां पर इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस मेथड से। अभी आपको हम कहेंगे कैलकुलस, आपका दिमाग उड़ जाएगा, क्योंकि कैलकुलस नाम आते ही बच्चे डर जाते हैं। वो 3rd चैप्टर से शुरू होगा और 3rd चैप्टर शुरू करने से पहले हम पूरी कैलकुलस को पढ़ाएंगे। यानी पूरी कैलकुलस तो क्या 12th क्लास की पूरी कैलकुलस नहीं,
वो फार्मूला का डेरिवेशन, उस फार्मूला के बारे में बताएंगे जो फिजिक्स में तत्काल आपको 11th क्लास में यूज होगा, राइट। तो ये आपका सिंपल पेंडुलम हो गया, राइट। अब ये कह रहा है सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में आपने पढ़ा, वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन, राइट डाउन, लिख लीजिए आप, टाइम टेकन बाय अ बॉडी, ठीक, बॉडी के द्वारा जो टाइम लगता है रिवॉल्यूशन यानी चक्कर लगाने में, घूमने में, कितना चक्कर, तो 1 रिवॉल्यूशन, याद रखना है, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, राइट। तो सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, यही बात को समझना है। तो लेट कर लेते हैं यहां, लेट, पहली बात हम सॉल्यूशन करना शुरू कर दिए, लेट, टाइम पीरियड बी टी, कैपिटल टी लिख दीजिएगा, टाइम पीरियड हमने क्या कर लिया, कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, बस इतनी बात को ध्यान रखना है। डेरिवेशन में यही बात, टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वही बात को आपके दिमाग में रखना है, बैठाना है। बड़ी मुश्किल काम है इस बात को, लेकिन सिंपल है। अब आप देखिए यहां पहली बात में कहा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, इसका मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल रेज टू दी पावर ए, अपनी तरफ से दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये बात पकड़िए, कैसे करेंगे, बात को ध्यान देना है कि टाइम पीरियड जिन बातों पर डिपेंड करता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे। क्या रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। यहां से बात को आपको ध्यान देना है, राइट। दूसरा ये क्या कह रहा है, मास ऑफ द बॉब एम, स्मॉल एम, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम रेज टू दी पावर बी। अब आप कहिएगा ये रेज टू दी पावर ए और रेज टू दी पावर बी ये क्या है, अपनी तरफ से मुझे पता नहीं है कि इसका डायमेंशन क्या आएगा। ए रेज टू दी पावर, ये अपनी तरफ से डायमेंशन दे रहे हैं उसका, एम रेज टू दी पावर भी अपनी तरफ से डायमेंशन दे रहे हैं। आप एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, डोंट वरी, कुछ भी लिख दीजिए, वो सब चलेगा, बस आपका कंसेप्ट क्लियर, यहां से बात हुई। और थर्ड में क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। थर्ड में क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रेज टू दी पावर सी, इक्वेशन नंबर 2। बस इतनी बात को आप सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 4 बात रहे, 5 बात रहे, यानी टाइम पीरियड के बराबर मुझे इक्वेशन निकालना है, राइट। तो टाइम पीरियड, लेंथ, मास और जी, ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। यही तो बात है। आप अगर स्पीड निकालते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपका स्पीड जो है ना 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक की डिस्टेंस और दूसरा टाइम। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, वही स्पीड बन जाता है। बहुत जगह की बात आप फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़े, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू एम ए पढ़े। हम बोलते हैं, आपको दिमाग में बात बैठना चाहिए, हम बोलते हैं फिगर बननी चाहिए। आइए
इसके बाद ये क्या कह रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक, राइट। पूरी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए। अब इसका हम लिखते भी चले। देखिए, अब ये तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे। अब यहां से लिख दीजिए और लिखिए बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो कॉम्बिनेशन सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L raised to the power A, M raised to the power B and G raised to the power C। ये लिखने आपको आना चाहिए, ये आपको लिखने आना चाहिए। और आपके बुक में ये तीनों बात नहीं लिखा, न ये बात लिखा है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आई। तो इस कांस्टेंट को मानेंगे क्या, देयरफॉर T इक्वल टू K L रेज़ टू द पावर A, M रेज़ टू द पावर B एंड G रेज़ टू द पावर C। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप फोर्थ इक्वेशन मानेंगे, राइट। अब हम सबका डायमेंशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। थोड़ा सा ये फैन है, घूम गया इधर, गर्मी लग रही है। चलिए आगे। अब यहां से ध्यान देने वाली बात फिर रिपीट कर देता हूं। जिन ये टाइम पीरियड है, ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा वो लिखा हुआ है। सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाना है। इसके बाद जितने इक्वेशन है सबको कंबाइन करेंगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी जो साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके कांस्टेंट देंगे। ठीक, अच्छा, इक्वेशन 4 बनाएंगे। अब हम इस इक्वेशन 4 को जितने भी क्वांटिटी है सबका डायमेंशन रखेंगे। तो कैसे, अब आप देखिए, यहां से लिखते हैं। ये डायमेंशन टाइम का रखे तो M0 L0 T रेज़ टू द पावर 1, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। T रेज़ टू द पावर 1 नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। ये तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T। अब आप देखिए, K का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, इसीलिए इसका हम कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। इसके बदले क्या लिखे, 1 लिख दीजिए। ठीक, यानी नहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, बट डायमेंशन ऑफ L यानी लेंथ क्या लिखेंगे, L, कैपिटल L रेज़ टू द पावर A, डायमेंशन ऑफ मास कैपिटल M रेज़ टू द पावर B, यहां लिखिएगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, so its dimensional formula is what, LT minus 2 raised to the power C, right। अब इसको आगे प्रोसीड कीजिए। इट इंप्लाइज M0 L0 T1 नहीं भी लिखे कोई बात नहीं, लिख भी दीजिए। और इसको आगे कीजिए, यहां L रेज़ टू द पावर A और यहां L रेज़ टू द पावर C, दोनों पर पावर है। एक ही बार लिख देता हूं भाई, एक्सपोनेंट एंड पावर आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में पढ़े होंगे। अगर इतनी जानकारी नहीं है तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दीजिए। L रेज़ टू द पावर A प्लस C लिखेंगे, राइट। M पर पावर आप क्या लिखेंगे, B लिखेंगे,
और t पर पावर क्या लिखेंगे, -2c लिखेंगे। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। राइट, हाँ, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हो गया, खाना बन गया, ठीक है, हम अब पढ़ा रहे हैं, आप जाइए, कल सवेरे आ जाइएगा, 8 बजे तक आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब लिखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं, चलिए, आइए, अब यहां से ये लेट जो टाइम पीरियड टी है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। राइट, यहां से अब लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल राइट ऑफ होमोजेनिटी राइट ऑफ डायमेंशंस by the principle of the dimensions, right? तो देखिए, यहां l पर पावर a प्लस भी है, यहां l पर पावर क्या 0 है। क्लियर, इसका मतलब आप 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस c। ठीक, इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लीजिए, और तो यहाँ 5 मान लीजिए, m पर पावर b और यहाँ m पर पावर 0, तो 0 इक्वल टू b, ये इक्वेशन आप मान लीजिए 6, एंड 1 इक्वल टू -2c, ये इक्वेशन मान लीजिए 7। राइट, अब आप b का वैल्यू पता हो गया 0, अब आप 7th इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, 7th इक्वेशन से c इक्वल टू -12। राइट, ये आप निकालिए, एंड फ्रॉम इक्वेशन 5, इसको चलिए, इसको आप मान लीजिए 8 इक्वेशन। राइट, 7 से 8 बना लिए। राइट, 7 से यूज करके अब 5 को क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू a प्लस c, और आपका 0 इक्वल टू a प्लस -12 फ्रॉम 8 का यूज करके आप लाए हैं। राइट, बाय यूजिंग इक्वेशन 8, तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ले आइएगा तो हाफ आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 9। राइट, अब इक्वेशन ये सारे का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कीजिए। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द value of a, b and c in equation 4। ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेशन 4 का हमने डायमेंशन लिखा, फिर होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हर के पावर का जो वैल्यू है वो हमने इक्वेट किया और इक्वेशन 5, 6, 7 बनाया। अभी 5, 6, 7 में क्या दिमाग लगाएं, आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इन 10th क्लास पढ़ा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 इक्वेशन इसमें आपको b का वैल्यू पता ही है, ये निकल ही चुका है। तो 5 और 7 से आप c निकाल लीजिए,
और सी का वैल्यू 5 में रख दीजिए तो ए निकल जाएगा। अब ए बी सी जो आपके इक्वेशन 4 में दिख रहा है, ए बी सी, इसका वैल्यू आप इक्वेशन 4 में रख दीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 4, राइट भाई। तो जब आप रखेंगे तो t इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, k, राइट, l रेज टू दी पावर a एंड a का वैल्यू कहां आया भाई, हाफ, तो रेज टू दी पावर हाफ। इतना तो करने आता है भाई, पुटिंग गेटिंग एंड m रेज टू दी पावर 0, m रेज टू दी पावर 0 एंड g रेज टू दी पावर c, इसका मतलब g रेज टू दी पावर माइनस हाफ, राइट। और किसी क्वांटिटी पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो भाई ये तो 1 हो गया, राइट। अब लिखेंगे इट इंप्लाइज t इक्वल टू k, राइट, l रेज टू दी पावर हाफ, ये इनवर्स हो जाएगा, नीचे ले आइए तो डिवाइडेड बाय g रेज टू दी पावर हाफ, राइट। और इसको आप क्या लिखेंगे, इट इंप्लाइज t इक्वल टू k, राइट, और रूट अंडर l अपॉन g होगा, पावर हाफ है तो रूट में आ जाएगा, होल रूट, राइट। अब k का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट से 2 पाई आया है, तो एक बात हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g, और नीचे क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2 पाई बाई एक्सपेरिमेंट, वेयर k इक्वल टू 2 पाई बाई एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जगह नहीं था थोड़ा ढंग से लिख दिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या नीचे भी लिख दीजिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट से आया है। ये भी एक डिमेरिट है डायमेंशन का कि k का वैल्यू टू भाई आप k इक्वल टू t इक्वल टू k रूट अंडर l बाई g भी छोड़ सकते हैं लिख करके, आप फ्री है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ जाए, k का वैल्यू 2 पाई आप याद रखिएगा। तो a टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला तैयार हो गया, यानी आपको कहा क्या, क्वेश्चन में कहा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, आपके बुक में लिखा हुआ है, किस पर, ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स मास एंड ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 चीज पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग, बट जो हमारे पास प्रूफ मिला है, जो हमारे पास फार्मूला बनकर तैयार होकर आया है, उसमें मास टर्म नहीं है, मास नहीं है, t इक्वल टू k रूट अंडर l अपॉन g, मास नहीं है, इसका मतलब मास पर वो डिपेंड नहीं करता। इसकी चर्चा आप ऑसिलेशन एंड वेव्स चैप्टर जो सेकेंड वॉल्यूम फिजिक्स है 11th क्लास का, उसमें डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से वहां पर पढ़ना है, राइट। अभी हमें यहीं तक बातों को खत्म करना है। एग्जाम्पल 2.17 क्लियर हुआ, और इसके साथ ही डायमेंशनल एनालिसिस एनसीईआरटी का खत्म हुआ, लेकिन एक और एप्लीकेशन हमें कराना है जो बराबर पूछता है, और ये 11th क्लास के केमिस्ट्री में है। तो मैं फिजिक्स में पढ़ा दूंगा,
केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा। राइट, जो टॉपिक फिजिक्स में पढ़ाऊंगा वो केमिस्ट्री में नहीं, और जो केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स में। मैं दोनों को कोरिलेट करके चलता हूं। अगर इस डेरिवेशन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको दोबारा आपको समझाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरे डेरिवेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसमें फिगर तो नहीं बना पाए हैं, शुरू में बनाए, स्क्रीनशॉट में फिगर नहीं आएगा, तो वीडियो आपका देखना पड़ेगा। एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।